हेलो एवरीवन, एस्पायरिंग एसएससीएन में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम लेकर आए यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2023 के लिए मैथ्स की जो पीवाई की सीरीज़ है उसका 27 जनवरी 2019 को जो फर्स्ट शिफ्ट का हुआ था उसका सॉल्यूशन है। जैसा कि हमने कहा था कि यूपी पुलिस के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, तो अब हम लेकर आ चुके हैं मैथ्स। इसके बाद हम रीजनिंग का भी लेकर आएंगे। रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है पूरे क्वेश्चन में। कम से कम 57 से 58 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के ही पूछे जाते हैं। मैथ में भी एक पोर्शन जुड़ा हुआ है जिसमें कि रीजनिंग के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से रीजनिंग का पोर्शन सबसे ज़्यादा हो जाता है, लगभग 57 से 58 क्वेश्चन। तो हम एक सेट मैथ एक सेट रीजनिंग का करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकी संख्या को 16 से विभाजित किया गया है, तो शेषफल ज्ञात करें। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, तो 13 से सबसे विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 3 अंक की होनी चाहिए। तो देखते हैं कि 30 7 91, 91 तो दो अंक की है, तो 7 91, 13 8 104, 104 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है जो कि 13 से विभाजित है। अब कह रहा है कि संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब 104 को जब 16 से विभाजित किया जाता है, 16 बच्चे 80, 16 छक्के 96, तो 96, तो 96 आया। अब 104 से कितना रह गया, 104, तो यहाँ से 4 ये 4 4 8, 8 जो है शेषफल बचेगा हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 65 से 61 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम क्या होगा। 65 से 61, तो 65 से 61 का वर्गमूल देखेंगे हम तो 80, 80 दूनी 64, 80 का होता है 64, लगभग 81 का वर्गमूल होगा। तो यहाँ से जब निकालेंगे इसका वर्गमूल तो निकल कर आएगा 81। अब कह रहा है ज्ञात करके संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, तो अब 81 के वर्गमूल से इसको विभाजित किया जाता है, तो 81 का वर्गमूल क्या होगा, 81 का वर्गमूल होगा 9। अब इसको 9 से विभाजित किया जाता है, तो 81 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 9 81, 9 बार जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी। नेक्स्ट, किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया गया, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। अब व्यास है किसी का डी व्यास है। अब उसको कह रहा है कि दोगुना किया जाए, डी से 2d किया जाए, तो रेडियस क्या होगी, इसके लिए रेडियस हो जाएगी d/2, इसके लिए रेडियस हो जाएगी d। अब क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, कम ज़्यादा किया जा सकता है सिर्फ r को, तो पाई की वैल्यू तो फिक्स होती है 22/7, इसको इससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, तो इसको यूज कर रहे हैं या इससे छोड़ दें। तो यहाँ से जब देखेंगे तो पहले वाले अगर r को लेंगे तो क्या आएगा, d/2 का स्क्वायर, पाई मान लो, पाई रख लो। तो यहाँ से अब जब जो हमने व्यास को दोगुना किया है तो 2d हो गया, रेडियस हो गई d, तो यहाँ से रखेंगे तो पाई r², तो r² की जगह क्या आएगा, d आएगा, तो d के स्क्वायर, तो ये आएगा पाई d²/4, तो यहाँ से आएगा पाई d²। तो ये देखेंगे तो ये कितना गुना बन रहा है, पाई d²/4, ये आया बढ़ के पाई d²। तो ये अगर इधर 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो पाई d² मिल जाएगा हमें, तो मतलब कि जो नया क्षेत्रफल बढ़ा है तो 4 गुना हो गया पहले से, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे सामने चौथा, तो कहता है कि x के बैंक खाते में 86.54 रुपये शेष हैं, 55.31 रुपये जमा करने और 84.33 की निकासी के बाद शेष राशि क्या है। मान लीजिए उसके पास उसने निकाले कितने और इतनी की निकासी 84.33 अभी उसने निकाले हैं, और पहले उसके बैंक में कितने थे 86.54,
तो मतलब पहले ज़्यादा थे ना, अगर ये जमा भी नहीं करता और इतने निकाल लेता तब भी उसके अकाउंट में बचे रहते, तो वो देख लेते हैं वो कितना बचा रहता है। फिर हम जितना जमा किया है उतने में जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी राशि उसकी बची, शेष राशि। तो उसके अकाउंट में थे पहले 86 रुपये 54 पैसे, 86 रुपये 54 पैसे। अब 84 रुपये 33 पैसे उसने निकाले तो बचा कितना, 1, ये 2, यहाँ से 2, तो 2 रुपये 21 पैसा बचा। और इसने जमा भी तो किया कुछ, ये 55 रुपये 31 पैसा उसने जमा किया है। तो अब शेष राशि जो उसके खाते में बची तो ये 55.31 रुपये ये जमा किया है, जो निकालने के बाद जो उसमें से बचा है 2.21 पैसे ये बचा है। तो 2 3 2 5 5 2 7, इस तरह से 57 रुपये 52 पैसे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। नेक्स्ट, अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5। एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, परिणाम ज्ञात करें। यहाँ पर देखेंगे तो 3003 कोई संख्या मान लेते हैं हम x, कोई संख्या मान लेते हैं x। अब 3003 से गुणा किया गया, 3003 से गुणा किया गया x को, और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 का लघुत्तम, तो 7, 11, 13 का एलसीएम 1001 होता है। ये पता होना चाहिए आपको, सबको पता रहता है क्योंकि इसमें कुछ कॉमन तो निकल नहीं रहा। तो 7, 11, 13 का जो गुणन होगा वही उसका एलसीएम होगा, तो 1001 हो गया। अब 1001 से हमें भाग करना है इसको। 1001 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, ये जाएगा 3 बार में, तो आएगा 3x। अब कह रहा है कि विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, 3x आ गया। अब स्वयं कोई संख्या हमने x मानी है, जब x से विभाजित किया जाएगा तो क्या आएगा, 3x/x, मतलब स्वयं से विभाजित किया जाए। तो यहाँ से देखेंगे कि तो ये x से x कट जाएगा तो आएगा क्या, 3 बचेगा, 3, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी। नेक्स्ट, यदि 10x + 5 अनुपात 42x + 8 5:8 का तिगुना अनुपात है तो x³ ज्ञात करें। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है थोड़ा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा घनानुपात, घनानुपात मतलब कि क्यूब में 5³ 8³ इस क्यूब के अनुपात में है ये। तो यहाँ से देखेंगे हम 10x + 5/42x + 8। अब घनानुपात, घन क्या होता है, क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब अपॉन 8 का क्यूब। तो यहाँ से देखेंगे हम 5 का क्यूब होता है 125, 8 का क्यूब होता है 512। तो यहाँ से 512, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, 512 का मल्टीप्लाई होगा 10x में, तो 512 3 क्या 20x प्लस, अब इस 5 से होगा तो 5 2 9 10, 5 1 6, 5 25, 25 से 60 इक्वल बराबर में आ जाएगा 42 से 125। अगर 40 से ही करेंगे तो ये 40 से जाएगा, 4 5 20, 2 4 दूनी 8 तो 10 और 4 1 5, लगभग 5000 के आसपास। अब रह गया क्या, 2 से करोगे तो ये आएगा 250, 125 के जब 2 से होगा तो 250 आ जाएगा, तो 5000 प्लस 250 और तो 5250 प्लस 125 गुणा 8, तो ये हो जाएगा 8, इसका x भी होगा यहाँ पर 8 5 40, 4 और 8 2 16, 4 20, 2 8 8 2 10, 1000। यहाँ से 5250 है, ये 51 से 20 है, तो इस साइड आएगा तो माइनस में जाएगा और ये हो जाएगा 80, 8 5 13, 130x, और ये 2560 है, ये 1000 है, तो यहाँ से कितना बनेगा 1560, 1 0 से ये 0 जाएगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, x की वैल्यू जो आ गई 12 आ गई। तो पूछा है कि x³ कितना होगा, x³ 12 का क्यूब, x³ जो कि होता है 1728 होता है। ऑप्शन नंबर है हमारा तीसरा, सी। नेक्स्ट,
40 के वर्ग को 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। 40 का वर्ग, 40 का वर्ग क्या होगा, 40 गुणा 40। अब कह रहा है कि 40% का, 40%, अब 40/100 का चौथाई भाग 1/4। ये इसका हमें सॉल्व करके आंसर बताना है। तो ये होगा 00 से 00 काट लो, एक 4 है, ये 4 से 4 काट लो, तो 4 चौको 16, 160 आया, क्योंकि ऑप्शन नंबर हमारा सी। नेक्स्ट, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाता है, 5 गुना हो जाता है लाभ, सॉरी कट गया ये, लाभ 5 गुना हो जाता है तो लाभ ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यहाँ पर ये होना चाहिए था। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना, बिक्री मूल्य हम कहते हैं, विक्रय मूल्य को, विक्रय मूल्य कहते हैं हम एसपी, क्रय मूल्य को कहते हैं शॉर्ट में सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सीपी, और लाभ को कहते हैं पी। एक ये रिश्ता होता है एसपी बराबर, विक्रय मूल्य बराबर होता है सी प्लस पी, सी पी प्लस पी, मतलब कि क्रय मूल्य प्लस लाभ वही हमारा विक्रय मूल्य होता है। अब अगर एसपी है, विक्रय मूल्य है कुछ, अगर विक्रय मूल्य 3 गुना किया गया तो यहाँ पर लाभ पी रहा होगा, और विक्रय मूल्य अगर एसपी है, अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाता है, 3 एसपी कर लिया जाता है, तो जो लाभ है 5 गुना हो जाता है, तो इसको 5 गुना करते हैं। अब इस केस में क्या होगा कि क्रय मूल्य तो बराबर है और बराबर रहा भी होगा, तो यहाँ से जब एस पी माइनस पी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, सी पी के बराबर होगा सी पी। अब यहाँ से भी अगर 3 एस पी विक्रय मूल्य, 3 विक्रय मूल्य माइनस 5 पी, तब भी हमारा सी पी आएगा, क्रय मूल्य ही आएगा। जब हटा देते हैं तो क्या आता है, क्रय मूल्य ही आता है, क्रय मूल्य का हम कहते हैं सी पी। अब जब हम यहाँ पर भी 3 एस पी 5 पी ये हो जाता है, तो इसमें से जब घटा देंगे तो ये भी क्रय मूल्य बनेगा, तो इन दोनों के हम बराबर करते हैं 5, तो एस पी माइनस पी बराबर 3 एस पी माइनस 5 पी। अब यहाँ से एस पी, यहाँ 3 एस पी है, तो ये इधर आएगा तो 2 एस पी हो जाएगा, और यहाँ से 5 माइनस 5 पी इस साइड जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा 4 पी। अब ये रेशियो बना, तो एस पी और जो पी का रेशियो बना 2:1 का। अगर लाभ 1 है तो जो एस पी विक्रय मूल्य क्या होगा, 2 गुना होगा, तो यहाँ से कितना लाभ बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो अब यहाँ से हमें क्या, एस पी और जो पी विक्रय मूल्य और प्रॉफिट का जो रेशियो मिला 2:1 मिला, मतलब कि अब यहाँ से हम क्रय मूल्य निकालना चाहें तो क्रय मूल्य कितना होगा, एस पी माइनस पी, यहाँ पर हमने लिखा है क्रय मूल्य निकालने के लिए, तो 2 - 1, तो क्रय मूल्य आया 1, और लाभ कितना 1। अब इसका परसेंटेज जब निकालेंगे तो 1 लाभ और क्रय मूल्य कितना 1, परसेंटेज निकालोगे तो क्या आएगा, 1 से 1 100% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9। एक्स 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 में बेचता है, उसका लाभ क्या है। उसने खरीदा कितने का, तो क्रय मूल्य उसका कितना हुआ, 42,000 रुपये। अब ऐसे क्वेश्चन को लगभग पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होती है, आराम से मेंटली भी निकल आते हैं। तो यहाँ से 42 6 48, तो उसका जो खर्चा पूरा हो जाएगा, सीपी 42,000 खरीदा उसने और उसने खर्च किया कितना, 6,000 रुपये, 6,000 रुपये खर्च किया, तो टोटल खर्चा कितना होगा, 42 6 48, 48,000 का उसका खर्चा हो गया। उसने बेचा कितने का, 54,000 का बेचा है, तो अब उसका जो है इधर लाभ करेंगे तो 54,000 माइनस 48,000, तो उसका लाभ निकल कर आएगा 6,000 रुपये। तो अब उसका खर्चा कितना था, मतलब क्रय मूल्य के अंतर्गत आ जाएगा 48,000, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे
उसका लाभ है 6,000 रुपये और उसका खर्चा कितना हुआ 48,000 रुपये इंटू 100। तो यहाँ से देखेंगे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 अट्ठे 48, तो यहाँ से बचा 1/8। तो 1/8 का जो परसेंटेज वैल्यू होती है 12.5% होता है, तो जो कि ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी। अगर भाग भी दोगे ना 100 में भाग दोगे 8 का तब 12.5 आएगा, और ये चीज़ हमें रटी हुई है कि 1/8 का मतलब होता है 12.5%, इस वजह से हमने तुरंत आंसर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है कि 110 लागत वाली एक वस्तु 104.5 में बेची गई, कितनी छूट की पेशकश की गई थी। तो उसका जो है अंकित मूल्य कितना है 110 से 104.5 की बेची जा रही, तो कब कितना कम किया गया, यहाँ से कम किया गया 5.5, इतना की कमी की गई। कहाँ से की गई 110 से की गई, तो हमें यही छूट कितने की पेशकश की गई वो बताना है। हमें छूट मिली है 5.5 की, कहाँ से मिली है 110 से मिली है, इसका प्रतिशत निकाल देंगे। इस तरह से देखेंगे तो ये आएगा 1155.5 बाई आएगा, और यहाँ से जब गुणा कराएंगे 10 के तो ये आएगा 5%, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए एक धन का राशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1680 हो गई, ब्याज दर क्या है, ब्याज दर बताना है हमें। तो दूसरे साल में जो है, दूसरा साल, तीसरा साल, पहला साल, यहाँ से लेकर जो दर होगी वही दर दूसरे से तीसरे में बढ़ने पर होती है। प्रत्येक साल के लिए जो है जो ब्याज दर होती है समान होती है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि जो अमाउंट दूसरे वर्ष के लिए बना है तो ये बना है 1600 रुपये। अब ये अमाउंट दूसरे से तीसरे वर्ष के लिए टोटल अमाउंट हो गया ब्याज जोड़ने के बाद 1680 रुपये। अब यहाँ से देखेंगे कितना बढ़ा है हमारा ये +80 हुआ है। कहाँ से बढ़ा हुआ है 16 से बढ़ा हुआ है। अब इसके प्रतिशत निकाल लेंगे, वही हमारी ब्याज दर होगी, क्योंकि प्रत्येक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि में ब्याज दर समान होती है। तो यहाँ से देखेंगे ये 00 से ये 00 कट जाएगा, 8 दूनी 16, 2 पंचे 10, तो 5% आई, क्योंकि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे सामने चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 का राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी जो दर दी हुई है 4% वार्षिक दी हुई है, एक वर्ष दिया हुआ है। अब हमें जो जोड़ना है, गणना करना है, अर्धवार्षिक करना है। तो एक वर्ष में कितनी अर्धवार्षिक, 2 अर्धवार्षिक हो जाएंगी, अर्धवार्षिक। एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक हो गई, और ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, अर्धवार्षिक दर हो जाएगी, अर्धवार्षिक दर हो जाएगी हमारी 4% है वार्षिक, तो अर्धवार्षिक हो जाएगी 2%, आधी हो जाती है। अब बढ़कर कितनी हो जाएगी, टोटल राशि बताना है। तो हम देखेंगे कि ये फार्मूला लगाते हैं 2 साल के लिए, जो लगता है कि ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितनी बनेगी, कितनी % बनेगी। तो ये लगाते हैं हम x + y + xy/100। तो यहाँ पे पहले साल के लिए 2% है, दूसरी साल के लिए भी 2% है। तो यहाँ से लगाएंगे 2 + 2 + 2 × 2/100, तो ये आएगा 2 2 4, तो 4.04%। तो 2 साल में जो बढ़ेगी धन हमारा बढ़ेगा तो 4.04 बढ़ेगा। तो 25,000 मूल राशि कितनी है, 25,000 रुपये। तो कोई राशि मूल राशि अपने आप में 100% होती है ना, तो ये बढ़ेगी कितना 4.04, तो 100 से बढ़ेगी 4.04%, तो हो जाएगी 104.04/100। ये प्रतिशत लगा हुआ था, अपन में 100 हो जाएगा। तो ये दो जीरो से इधर की 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो बची। अब हम 25 से इसको गुणा कराते हैं, 25 चौका 100 और फिर 25 चौका 100, 1 हासिल बची, 25 चौका 100, 101 में ये आ जाए, 1 हासिल इधर है, 25 से 26। अब यहाँ पे 1 जीरो बची थी, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, 1 जीरो वहाँ पे बची है तो 10 से गुणा कराएंगे तो दशमलव लगेगी हमारी इधर। तो 26,010, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया
बी कुछ समय के बाद 37,000 के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के लाभ साझा किया जाता है तो बी की कितने महीने बाद शामिल हुआ। अब ये हमारा पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखेंगे इनका लाभ ए के लिए और लाभ बी के लिए। लाभ ऐसे निकलता है कि उनका अमाउंट मान लेते हैं ए, और अमाउंट इसका A1 और A2। अब कुछ महीने के लिए M1 महीने के लिए इसकी राशि लगी रही और M2 महीने के लिए इसकी राशि लगी। अब ये जो है अमाउंट और मंथ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही लाभ के अनुपात में आता है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो ए की राशि थी, अब इसको अनुपात के रूप में लिख लेते हैं। तो ए की राशि थी 75,000 रुपये और 1 वर्ष लिखा है, कहाँ पर लिखा है, लगी रही ए की राशि। बी राशि कितनी राशि के साथ आया, 37,000 राशि के साथ आया, 37,000। कितने मंथ लगा रहा है यही हमें बताना है। बी की राशि कितने मंथ बाद शामिल हुआ। तो यहाँ से देखेंगे अभी हमें इसके मंथ नहीं पता है, अनुपात पता हुआ, इनके लाभ का अनुपात पता हुआ है। तो ये इसका अनुपात इसका अपन लाभ ए का अनुपात, लाभ बी का अनुपात। तो ये दिया हुआ है 3:1। तो यहाँ से जब करेंगे 75,000 है, ये 37,000 है, तो 3 0 से 3 0 कट जाएंगे। अब 3 चौको 12। इसके डेटा में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि ये 37 तो किसी से कटेगा नहीं। अगर 37 नहीं कटेगा तो हमारा इस तरह से ये जो पूर्णांक में आंसर नहीं आएगा, दशमलव में आएगा, जो कि है नहीं। तो अगर हम इसी के डेटा को यूज़ करते हुए निकालेंगे तो मंथ आ जाएंगे, ये m इधर चला जाएगा, तो 75 × 4/37। ये जो आंसर निकल कर आएगा ना, अगर यहाँ पर ये 37 की जगह कुछ और होगा तभी, क्योंकि ये काट नहीं पा रहा पूरा, अगर ये काट लेता तो जो मंथ निकल कर आते वही हमारा आंसर होता। तो यहाँ पे डेटा में ही कुछ गड़बड़ी है, इस तरह से हम आंसर जो है मैच नहीं करा पा रहे हैं। और ये जो नियम है, ये नियम यही लगेगा। नेक्स्ट, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 दर्ज किए गए थे। इस कारण कक्षा के औसत में 0.5 बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है। तो 68 थे, उसके रियल में अंक कितने थे, 68। लिख लिए हमने कितने, 88। कितने लिए हमने, 88 लिख लिए। कितना ज़्यादा लिखा, 20 ज़्यादा लिखा। अब इस 20 ज़्यादा लिखने की वजह से प्रत्येक छात्र को कितना अधिक मिल गया, 0.5 से बढ़ गए। प्रत्येक छात्र को 0.5 ज़्यादा मिल गया। तो ये 20 अगर हमने बढ़ाए थे तो 0.5 मिल रहा, तो कितने लोगों में बांटा गया होगा, तो इससे 0.5 से भाग दे देंगे। ये जाएगा 5 चौको 20, तो ये आएगा 40, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी, 40 छात्रों की संख्या है। नेक्स्ट हमारे सामने कह रहा है कि ए बी से दुगुना कुशल है और बी सी से तिगुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें वर्क कैपेसिटी का रेशियो दिया हुआ है, ए बी और बी सी का दिया हुआ है। तो यहाँ से ए बी के बारे में बताया गया है कि ए बी से दोगुना कुशल है। अगर बी 1 है तो ए जो है दोगुना है। अब बी सी से तिगुना कुशल है, तो सी से तिगुना है, तो यहाँ से हम सीधे क्यों ना इसको 3 लिख लें। ऐसे करते हैं, हमें आसान हो जाएगा। तो इसको 3 लेते हैं बी को, और इससे दोगुना करना है तो ये 6 हो जाएगा। अब बी जो है सी से तिगुना है, तो सी अगर 1 है तो बी कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा उसका 3, तो ये 3 3। तो इस तरह से हमारा ए बी का जो वर्क कैपेसिटी आई, ए बी सी की 6:3:1। वर्क कैपेसिटी का मतलब होता है एक दिन में वो कितना काम करते हैं। ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है। इस तरह से यहाँ पर कहा गया है कि सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है। कोई भी काम है मान लीजिए, तो एक दिन में सी 1 काम करता है, तो 30 दिनों में उस काम को पूरा कर सकता है। टोटल काम रहा होगा 30, जैसे कि एक दिन में 1 काम, 30 दिन में कितना काम, 30। अब ये पूछा गया है कि तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अगर वो तीनों एक साथ उस काम को करने लगे
तो एक ए जो करता है एक दिन में 6 काम करता है, बी 3 काम करता है, सी जो है 1 काम करता है। तो एक दिन में कितने काम होने लगेंगे? 6 3 9 1 10, एक दिन में होने लगेंगे 10। तो उनको कुल 30 काम निपटाने हैं, तो कितने दिन लगेंगे? 10 3 30, 3 दिन लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा पहला, 3 दिन। नेक्स्ट, इधर कह रहे हैं एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर पर आवर की गति से, यहाँ से लिखा हुआ 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए? 250 किलोमीटर पर आवर से, तो ये क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब दूरी बटा समय। अब हमें क्या स्पीड दी हुई है? 250 किलोमीटर पर आवर, समय दिया हुआ 4 घंटे। अब दूरी निकालना है। दूरी हो जाएगी, तो स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर, समय कितना? 4 घंटे, तो दूरी आ जाएगी 25 चौको 100, 1000 किलोमीटर। अब कह रहे हैं 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए? 1000 किलोमीटर चलना है और उसकी गति निकालने के लिए, तो गति का क्या हो जाएगा? दूरी अपॉन टाइम। टाइम ये दूसरा टाइम दिया हुआ है 1 घंटा 40 मिनट, तो ये 40 मिनट दिया हुआ है, प्लस ये है 1 घंटा प्लस 40 मिनट। 40 मिनट को भी हमें ये घंटे में बनाना पड़ेगा, तो 60 मिनट से भाग दे लेंगे, तो 20 दिन 40 बीतती हैं 60, तो 1 सही 2/3 आ जाएगा, 3 2 5, 5/3 घंटे आ जाएंगे। अब जो दूरी और से घंटे को भाग देंगे, समय को भाग देंगे, तो क्या आएगा? स्पीड आएगा। तो 5/3 को जब भाग करेंगे तो ये यहाँ से आएगा 1000। ये जो भाग में वैल्यू होती है ना, गुणा में हो जाती है, तो पलट कर 3/5, 5 दूना 10, 200, 3 दूनी 6, 600 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यदि एक बस किसी स्थान पर बिना रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय करती है। 45 किलोमीटर 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। अगर वो रुके ना, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय करती है। कितना? 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय करती है। तो 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है? तो यहाँ से बिना रुके जो उसकी चाल है, ये 60 मिनट में 45 किलोमीटर चल जाती है। अब उसको बिना रोके अगर 36 किलोमीटर चलना है तो कितना टाइम लेगी, ये निकल आएगा यहाँ से, क्योंकि 45 मिनट में लगते हैं, 45 किलोमीटर में लगते हैं 60 मिनट, तो 36 किलोमीटर रियल में कितना टाइम लगेगा? तो हम यहाँ से एक के लिए कर दिए हम, 1 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा, तो 36 किलोमीटर कितना टाइम लगेगा? तो ये आएगा 60/45 गुणा 36। तो यहाँ से देखेंगे 9 चौको 36, 9 पन्ना 45, 5 12 बार में जाएगा 48 मिनट। अगर बिना रुके चली 36 किलोमीटर उसको तय करने में 48 मिनट लगेंगे, और यहाँ पे ले कितनी रही है? 60 मिनट ले रही है, मतलब कि ये 48 मिनट में उसको पहुँच जाना चाहिए बिना रुके। तो ये कितना रुक रही है? 12 मिनट रुक रही है, क्योंकि इसको 60 मिनट लग रहे हैं, जबकि रियल में पहुँचना चाहिए 48 मिनट में। इस तरह से हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका अनुपात 5, लंबाई लंबी होती है, तो ऐसे नहीं, 6:5। इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आयत हमारा आकृति होती है एक, ये इसकी लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई होती है। इसकी क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, एक परिमाप कहते हैं हम बाउंड्री को, चारों तरफ जो ये बाउंड्री होती है इसको परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप होता है 2L + B, चारों तरफ की बाउंड्री जोड़ने के लिए परिमाप कहते हैं। तो क्या हुआ, 2L बने कि नहीं, एक L ये हो गया, एक L ये हो गया, तो जो 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2L आएगा, और 2B, ये एक B हो गई, एक B हो गई, इस तरह से ये परिमाप बन जाता है। तो यहाँ पे हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है,
तो अनुपात दिया हुआ, अनुपातिक वैल्यू कितनी है, लंबाई चौड़ाई की अनुपातिक वैल्यू दी हुई है 6:5। इनमें जो अनुपात कब निकलता है, जो कॉमन वैल्यू होती है तो वो निकाल लिया जाता है, उससे काट दिया जाता है, तभी जो अनुपात बचता है। इसमें मान लीजिए कि x दोनों से हमने निकाल लिया होगा, तो ये कहेंगे 6x और 5x। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 6x गुणा 5x, और रियल में क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 6750। तो 6×5 30, 30 x का होगा तो 30x स्क्वायर 6750। अब यहाँ से काटेंगे, 3 से काटेंगे, निकल के आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3×5 15, 225। तो x बराबर आ जाएगा 15, 225 होता है √225 पे आएगा 15। अब x यहाँ से 15 निकल आया, तो पूछा है कि आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आयत की लंबाई, अब अगर हमने ऊपर बदला है ना 5 से 6 किया है, तो यहाँ पर भी बदल जाएगा। तो लंबाई हमें इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि इसने ये माना, इसी ने लंबाई जो है 5 को माना था, तो इसी के अकॉर्डिंग निकल कर आएगा, तो हमें इसी को लेना पड़ेगा। तो 5x और 6750, इसका अनुपात हो जाएगा 5x। तो x हमारा कितना निकल कर आया है, 15 निकल कर आया है, अनुपात लेंगे 6750। तो इस तरह काटेंगे तो 15 चौको 60, 15 15 75, 450। इधर काटेंगे तो 90, 1:90 आएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर है हमारा डी। नेक्स्ट, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का। तो 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, अगर सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या देखेंगे तो हमारी है 1000। अब उसको क्या है, 11 से विभाजित भी होना चाहिए। तो 11 से एक बार विभाजित करके देखते हैं, जो शेष फल बचेगा उसके अकॉर्डिंग हम संख्या निकाल पाएंगे कौन सी है। तो 9 बार जाएगा, 11×99 1, और यहाँ पे अब 1 आ गया। अब यहाँ पे अगर 1 होता तो यहाँ पर ले लेते हैं, जिससे कि पूरा पूरा विभाजित हो जाता। तो यहाँ से समझ में आया कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि 11 से विभाजित है होगी 1001। यहाँ पे एक होगा ना, तो 1 इधर रख लेंगे तो 11 से एक बार में कट जाएगा, तो ये आ गया। तो सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की जो कि 11 से विभाजित है वो हो जाएगा 1001। तो अब की संख्या के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 1 + 1 जो हो जाएगा 2। अब कह रहा है कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। अब 13 से विभाजित होने वाली देखना, 13 1000, तो 78 73 91 इधर से आया 9। अब यहाँ पर भी अगर 1 आ जाए, इधर से 1 आ जाए तो पूरा पूरा कट जाएगा, 7 बार में 13 7 91। तो यहाँ पे भी 1 की ज़रूरत है, मतलब 1001 जो है ये भी 13 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 1001 ऐसी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो कि 13 से विभाज्य है। इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 1 + 1 ये 2। अब कह रहा है कि 4 अंकों की वाले संख्या के अंकों के योग का गुणनफल। अब दोनों का जो है गुणनफल कराना है, 2 × 2 यही कराना है। 2 × 2 आएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा सी 4। इस तरह से जिसमें जितने मैथ के क्वेश्चन थे पहले सेट में, तो हमने मैथ्स के क्वेश्चन उठा लिए। इसके बाद रह गए हैं रीजनिंग क्वेश्चन, लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। इसको अपन लेकर आएंगे कल। तो ये वीडियो देखने के बाद कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस तरह से हम पर डे कोशिश करूँगा कि एक रीजनिंग और एक मैथ्स का सॉल्यूशन लाओ। तो जैसा वीडियो लगा हो आप कमेंट में राय दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। पढ़ते रहिए, इम्प्रूवमेंट करते रहिए।